सो यूएस सीपीए में एक कॉन्सेप्ट आपको बार बार देखने को मिलेगा जिसका नाम है अकाउंटिंग चेंजेस एंड एरर करेक्शन। क्या नाम है? अकाउंटिंग चेंजेस अकाउंटिंग चेंजेस एंड एरर करेक्शन। सो अकाउंटिंग चेंजेस एंड एरर करेक्शन कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, उसके पहले हमें अकाउंटिंग चेंजेस को समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग चेंजेस क्या होते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग चेंजेस की दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड सेकंड आ जाएगा आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कह लीजिए या प्रिंसिपल कह लीजिए। सो हम दोनों को समझ रहे हैं कि सर अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक सेकेंड में सबसे पहले हम समझते हैं कि सर अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है। मतलब अगर इसको लॉजिकली समझें हम तो अकाउंटिंग एस्टीमेट जैसे कि आपने कोई एस्टीमेट लिया वो नेक्स्ट ईयर में प्रूवन रॉन्ग हो जाए। मतलब आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई एस्टीमेट किया था और वो क्या हो जाए, रॉन्ग प्रूव हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। सर एग्जांपल के तौर पर हम ले, अगर 2020 की बैलेंस शीट हम बना रहे थे, 2020 की बैलेंस शीट को बनाते समय हमने एक अकाउंटिंग एस्टीमेट किया कि हमारे अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, जिसको कि आपने कल के लेक्चर में पढ़ा है, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस हमारे 10% होंगे। हमने 2020 में ये एस्टीमेट किया। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, सपोज दैट $1 लाख के हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे और 10% का हम सोच रहे थे कि हमें लॉस हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जब हमने 2021 में जाके देखा तो ये जो लॉस है, जो 10,000 नहीं हुआ, ये 15,000 का हुआ। तो ये क्या हुआ, पीछे हमने एक्सपेक्ट किया था 10,000 का, बट एक्चुअल लॉस कितना है, 15 का। तो हमारा पीछे का एस्टीमेट क्या हो गया, एक तरीके से चेंज हो गया। तो जब कभी भी आपको चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, मतलब जो एस्टीमेट आप पहले ले चुके थे वो अगर प्रूवन रॉन्ग हो जाए तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट कैसे दिया जाएगा, इम्पैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट दिया जाएगा प्रोस्पेक्टिव। कैसे दिया जाएगा, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब होता है इसको आपने नेट इनकम से, नेट इनकम मतलब करंट ईयर की इनकम से क्या करना है, करंट ईयर इनकम स्टेटमेंट में इसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो एक एग्जांपल हो गया कि सर हमने अकाउंट रिसीवेबल के बारे में सोचा था कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल इतने होंगे, बट वो एस्टीमेट क्या हो गया, हमारा प्रूवन रॉन्ग हो गया। तो अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट प्रूवन रॉन्ग हो जाए तो जो उसका इम्पैक्ट है वो कैसे दिया जाता है, प्रोस्पेक्टिवली दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, प्रोस्पेक्टिव मतलब करंट ईयर। तो दो चीजें, या तो प्रोस्पेक्टिवली करंट ईयर और फ्यूचर। अगर उसका इंपैक्ट फ्यूचर ईयर में भी पड़ता हो तो फ्यूचर में देंगे। सर फ्यूचर का एग्जांपल भी समझा दीजिए। एग्जांपल समझ लेते हैं। अभी हम समझ रहे हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। मान के चलिए आपने एक एसेट्स खरीदी, उसकी जो कॉस्ट थी वो 1 लाख थी और आपने सोचा लाइफ उसकी 10 ईयर है, 10 ईयर लाइफ है। तो आप बताइए सॉल्वेज वैल्यू अगर मैं नील ले लूं, कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, 10%, 1 लाख, 10,000 डिवाइडेड 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो 10,000 लगना चाहिए। ये आपने सोचा। आप अगले 2 साल तक ऐसा ही सोचते रहे। 2020 में भी डेप्रिसिएशन लगाना है, 2021 में भी। आपने 2020 में भी 10,000 डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया और कर लिया। सर 2022 की बिगिनिंग में, यहाँ मैं बोल रहा हूँ 2020 की बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में
आपका एस्टिमेट पीछे लाइफ कितनी एक्सपेक्ट की थी आपने? 10 years. 10 10 ईयर। अब years. आपको लगता है कि लाइफ तो टोटल 5 साल है। सो सर लाइफ टोटल 5 साल है, तो सबसे पहले मुझे बताइए WDV रिटर्न डाउन वैल्यू 2021-22 के बिगिनिंग में कितनी होगी इस एसेट्स की? 80,000. 80,000। लाइफ कितनी गुजर चुकी है? 2 years. 2 years. कितनी बची है? 8 years. 3 साल की, क्योंकि हमने टोटल 3 साल, एक्सपेक्ट कर लिया। okay, yes. 3 साल। तो आने वाले समय में डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे 2022 में? 5 years के हिसाब से। 80,000 divided by 3. Yes. और 2023 में भी इतना ही लगाएंगे। तो देखिए आप इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब सर चेंजेस अकाउंटिंग एस्टीमेट का जो इम्पैक्ट है वो करंट में और फ्यूचर की नेट इनकम में दिया जाता है। नेट इनकम कहां से निकलती है? इनकम स्टेटमेंट। तो कई बार आपको क्वेश्चन में MCQ सॉल्व करते समय इस बात को ध्यान रखना होगा, करंट और फ्यूचर नेट इनकम। आपको एक बात को ध्यान रखना होगा कि सर नेट इनकम में इनका इंपैक्ट देना है, ना कि रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग में इसका इंपैक्ट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग करंट ईयर की इनकम नहीं होती है। रिटेन्ड अर्निंग कब की इनकम होती है? Previous year. प्रीवियस ईयर की इनकम होती है। सो आपको ध्यान रखना है कि सर नेट इनकम जब करंट ईयर की है ही नहीं, तो इसका इंपैक्ट हम कैसे देंगे? फ्यूचर में देंगे। तो रिटेन अर्निंग इज ए पास्ट इनकम, नेट इनकम इज ए करंट ईयर। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंजेस अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होते हैं? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसके बाद हमने बताया एक और एग्जांपल हमने क्या लिया? Depreciation. लाइव्स ऑफ द एसेट्स। हमने यहाँ पे लाइफ ऑफ एसेट्स को कैलकुलेट किया। लिटिगेशन चल रहा है कंपनी के ऊपर, कोई लिटिगेशन है कि हमारी के ऊपर इतनी लायबिलिटी आ सकती है। तो ऐसे सो मेनी एग्जांपल्स होते हैं जब आप बैलेंस शीट डेट पर एस्टिमेट करते हैं और वो एस्टिमेट अगर अगले साल गलत हो जाता है तो इम्पैक्ट हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड और करंट होगा, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं जाएंगे हम। इसको कहाँ बात कर रहे हैं? प्रोस्पेक्टिव। मतलब करंट ईयर। करंट और फ्यूचर में, अगर उसका फ्यूचर में भी इम्पैक्ट है तो फ्यूचर में भी देंगे, पीछे उसका इम्पैक्ट नहीं दिया जाता। अगला एग्जांपल सर, चेंज इन्वेंटरी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Policies. तो प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान रखना है कि इसका इंपैक्ट होगा रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से चेंज करेंगे। क्या करेंगे? इसका पीछे से। इंपैक्ट रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। मतलब सर अब इसको बहुत सारे स्टूडेंट मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव। तो रिट्रोस्पेक्टिव के लिए ध्यान रखिए, कभी भी नेट इनकम एडजस्ट नहीं होगी। नेट इनकम शुड नॉट बी एडजस्टेड। ये लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो नेट इनकम और रिटेन अर्निंग दिया होगा। तो एक बात तो ये ध्यान रखना है कि सर नेट इनकम शुड नॉट बी एडजस्टेड। और दूसरी बात, आपको यहां पे दो चीजों को ध्यान रखना है। एक तो आपको रिट्रोस्पेक्टिव देना है, तो प्रीवियस ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उसको रीस्टेटेड करना पड़ेगा। रीस्टेटेड कब करेंगे? अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर प्रिपेयर हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है उसको हम समझते हैं अभी। तो रीस्टेटेड करेंगे और फर्स्ट पीरियड प्रेजेंटेड में इसकी रिटेन्ड क्या, किसको एडजस्ट करने वाले में बात कर रहा हूं मैं यहां पर? रिटेन अर्निंग्स को। हम यहाँ पे रिटेन अर्निंग को टेक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से समझ में आएगा। पहली बात तो मैंने बात करी कि सर चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो इम्पैक्ट है
वो किस में दिया जाता है? रिट्रोस्पेक्टिव। ग्रीन कर दे रहा हूं, याद रखना ताकि कभी गलत ना कर दो। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो सर पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? जो भी आप अकाउंटिंग की पॉलिसीज बनाते हैं, लाइक मैं एग्जांपल देता हूं, इन्वेंटोरी वैल्यूएशन। इन्वेंटोरी वैल्यूएशन की हम टेक्निक्स का नाम ले रहे हैं। जैसे सपोज दैट हम वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो कर रहे थे, वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहे थे और उससे हम चेंज कर रहे हैं, चेंज टू फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। पहले हम वेटेड एवरेज से इन्वेंटोरी का वैल्यूएशन करते थे सर, अब हम फीफो से मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पीछे से इंपैक्ट देना पड़ेगा। पीछे से कैसे सर? उसके पहले कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझें। तो कंपैरेटिव का मतलब होता है जब एक साल से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे पास 2021 का भी डेटा प्रेजेंटेड है, 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बनाए, 2020 के बनाए और 2021 के बनाए। मान के चलिए मैं 2018 से जो स्टॉक मेंटेन कर रहा हूँ वो मैं फॉलो कर रहा था फीफो। अब मैंने 2021 में डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पे चले जाऊँगा वेटेड एवरेज। कोई भी मेथड ले सकते हैं वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया। तो सर मैं फीफो मेथड मेंटेन करता था 2018 में, लेकिन 2021 से मैं क्या कर रहा हूँ? वेटेड एवरेज के ऊपर शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। अभी मैंने 2018 का कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया, मैंने प्रेजेंट किए 3 साल के। तो मुझे फर्स्ट पीरियड ऑफ प्रेजेंटेड, सबसे पहला प्रेजेंटेड कौन सा है? 2019। तो 2019 की रिटेन्ड अर्निंग के बिगिनिंग बैलेंस में स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ 2019 में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। 2019 का जो स्टार्टिंग का बैलेंस है उसको मैं यहां पर क्या कर लूंगा? चेंज कर लूंगा। स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ 2019 को हम यहां पर चेंज कर देंगे। सर कैसे चेंज करेंगे? आप सोचिए, हो सकता है कि फीफो के हिसाब से आपका स्टॉक 40,000 आता है, लेकिन अगर हम वेटेड एवरेज से मेंटेन करते तो उसकी वैल्यू हो जाती थी 50,000। तो आपने अपने स्टॉक को क्या कर रखा है? अंडर वैल्यूड कर रखा है। तो इसके कारण 10,000 रुपये की इनकम क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। तो बढ़ाएं कौन से साल की? तो 2018 के रिटेन्ड अर्निंग, बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग को हम क्या कर लेंगे? चेंज कर देंगे। वहां कितना, क्योंकि 2018 का डेटा तो मेंटेन नहीं है ना, तो हम 2019 के रिटेन्ड अर्निंग में क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। ये रिटेन्ड अर्निंग में चेंजेस है। लेकिन अगर मान के चलिए 2019 में हम फीफो फॉलो कर रहे आए थे, तो हमें 2019 के 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहां पे क्या करना पड़ेगा? रीस्टेटेड करना पड़ेगा। रीस्टेटेड मतलब उसमें इन्वेंटोरी का जो वैल्यूएशन है वो फीफो की जगह किससे देंगे हम? वेटेड। 2019 और 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम फिर से बना लेंगे। रीस्टेटेड मतलब फिर से इन्वेंट्री, लेकिन 2018 का इंपैक्ट तो दे नहीं सकते क्योंकि प्रेजेंटेड ही नहीं है। तो हम 2019 की बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है, तो चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ये कॉन्सेप्ट है कि रिट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट एप्लीकेशन है, प्रोस्पेक्टिव नहीं है। रिट्रोस्पेक्टिव के लिए हमें फर्स्ट पीरियड ऑफ प्रेजेंटेड की रिटेन अर्निंग को चेंज करना है, अगर वो वाला पीरियड प्रेजेंटेड नहीं है, और अगर कंपैरेटिव में वो पीरियड प्रेजेंटेड है तो उस पीरियड को हम क्या करेंगे? फिर से बना लेंगे, रीस्टेटेड कर लेंगे। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये बड़ा डिफरेंस है। तीसरा चेंज हमने पढ़ा था एरर करेक्शन। अब एरर करेक्शन को हम समझते हैं। एरर करेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सर। एरर करेक्शन, मान के चलिए 2019 में आप अकाउंटिंग करते थे कैश बेसिस पे, लेकिन 2020 में आपको रियलाइज हुआ कि यार यूएस गैप तो कैश बेसिस को परमिट ही नहीं करता, वो तो क्या बोलता है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जानी चाहिए।
तो जब अक्रूवल बेसिस पर आपको अकाउंटिंग करनी है, यूएस गैप के अकॉर्डिंग आपको अक्रूवल बेसिस पर अगर अकाउंटिंग करनी है, कैश बेसिस पर नहीं करनी है, तो ये एक एग्जाम्पल है एरर करेक्शन। और एरर करेक्शन भी पीछे जाके किया जाता है। आप 2019 के डेटा को भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ना कि इसका इंपैक्ट आगे से देंगे। तो इसका भी इंपैक्ट कैसा होगा, रिट्रोस्पेक्टिव। कैसे होगा, रिट्रोस्पेक्टिव। आपको पीछे का डाटा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सर 2019 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड ही नहीं था, केवल हम 2020 का ही बनाते थे, पीछे का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे, तब क्या करें, बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे। तो सर अगर आप एरर करेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो रिट्रोस्पेक्टिव, सर प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं तो भी रिट्रोस्पेक्टिव, और कंपैरेटिव नहीं बना रहे हैं तो बिगिनिंग रिटेन अर्निंग को चेंज करते हैं। कहां कहां पर, चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल और एरर करेक्शन में। लेकिन सर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में आप क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिवली देते हैं। तीनों के एग्जांपल लेके समझा दिया। यूएस गैप से अक्रूवल बेसिस पे जाना। एक और एग्जांपल, सर हमने लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाना था 10,000, बट बाई मिस्टेक 1 जीरो कम लग गया हमसे, तो क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, एरर करेक्शन है या प्रिंसिपल है? एरर है सर, मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई। तो ये जो 9,000 से हमने हमारा P&L क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। 9,000 से हम हमारा रिटेन अर्निंग को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, अगर 2020 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेले प्रेजेंटेड है। तो हम एसेट को भी बढ़ाएंगे, करेंगे ना, एसेट्स को भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स में भी 1,000 का डेप्रिसिएशन लगाना था 10 से, तो एसेट्स के भी बैलेंस को चेंज करते हैं और रिटेन अर्निंग पे भी इंपैक्ट देते। करंट इनकम को नहीं छेड़ते एरर करेक्शन और किसमें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। ये एक बेसिक था इस चैप्टर की। अब हम इस बेसिक चैप्टर के बाद से ऑफिशियली इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होना है, तो इसीलिए हमने पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब प्रॉपरली चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके फिर कुछ MCQs को समझेंगे। चलिए गाइस, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं।